होंगे। सो दिस इज द बेसिकली पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर द ब्रिक बिट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिन जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा, पहले आप जाके पार्ट फर्स्ट देखो, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करो। इस चैप्टर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय चांस अगर पीडीएफ नहीं ओपन होती तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। सो बेसिकली पार्ट सेकंड में हम ट्रेसिंग आउट सोशल डिफरेंसेस से लेके द एंड ऑफ सिविलाइजेशन तक पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे जो जो आपकी बुक्स में बताए गए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरुआत करवाने से पहले मैं आपको पिछला कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या? तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को आईबीसी भी बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में स्टैब्लिश थी। हमने इसका टाइम पीरियड भी देखा। हमने पार्ट फर्स्ट में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्या वो लोग खाते थे, उनका आर्किटेक्चर सिस्टम कैसा था, ये सब चीजें हमने पार्ट फर्स्ट में देखी हैं। आज हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर क्या कोई डिफरेंस था, क्या वुमेन एंड मैन की पोजीशन अलग अलग थी, क्या उस टाइम पे भी रिच पुअर में डिफरेंस हुआ करता था। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक में। तो सेकंड पार्ट का आज हम जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो है ट्रेसिंग आउट द सोशल डिफरेंसेस के बारे में। आखिर हिस्टोरियंस को सोशल डिफरेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे पता लगे? तो समझो, हिस्टोरियंस ने दो चीजों की डिटेल स्टडी की थी जिनसे इन्हें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगता है। किन किन की? द स्टडी ऑफ ब्यूरियल एंड द स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। पहले हम ब्यूरियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आखिर ब्यूरियल को स्टडी करके इन्हें सोशल डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता लगा। आखिर ये ब्यूरियल है क्या, पहले आप इसे समझो। देखो, ब्यूरियल बेसिकली वो जगह होती थी जिसमें डेड बॉडी को लिटाया जाता था। इवन ये डेड बॉडी को आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, जो बंदा मर चुका है उसका सिर लिटाते थे एंड पैर उसके साउथ डायरेक्शन में रखे जाते थे। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो ब्यूरियल बेसिकली आपकी कब्र को बोलते हैं। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में दोनों की ही ब्यूरियल देखने को मिलती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिला हो, दोनों की ही हमें ब्यूरियल देखने को मिली। उन दोनों की ब्यूरियल में हमें इवन ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इससे ये इंडिकेट होता था कि शायद मैन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट का यूज किया करते थे। तो देखने को मिला कि इन ब्यूरियल्स के अंदर इवन कॉपर मिरर्स जैसी या फिर गोल्ड सिल्वर जैसी चीजें साथ में ही जलाया करते थे। इससे ये क्लियर होता था कि शायद हड़प्पन के लोग ये बिलीव रखते थे कि इन चीजों को साथ में जलाकर वो शायद अपनी आफ्टर लाइफ में इन चीजों का यूज किया करते होंगे। हिस्टोरियंस आपके ये भी बताते हैं कि 1980s में हड़प्पन के साइड में उन्हें एक ऐसी ब्यूरियल भी देखने को मिली कि जिसमें एक आदमी का स्कल और उसके आसपास में कितनी सारी चीजें रखी गई थी। उसमें शेल रिंग्स एंड बीड्स वगैरह थे आपके, जो कि उसके स्कल के आसपास में रखे गए थे। अब जो दूसरी चीज थी जिसे पढ़ के सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें पता लगा वो है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब हिस्टोरियंस ने आर्टिफैक्ट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? वो है यूटिलिटेरियन एंड सेकंड वन इज आपका लग्जरी। देखो, यूटिलिटेरियन में वो चीजें आती थी जो आम लोगों के घर में इजीली पाई जाती थी, जैसे नीडल हो गया, रबर हो गया, आपके पोर्ट्स वगैरह हो गए, ये यूटिलिटेरियन के ही हिस्से थे। और दी अनदर साइड अगर हम लग्जरी की बात करें तो उसमें वो चीजें आती थी जो घरों में बहुत ज्यादा रेयर फाउंड होती थी। कौन कौन सी? जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, इवन परफ्यूम बॉटल्स। अब देखो, आप खुद अनुमान लगाओ कि जिस घर में लग्जरी ज्यादा आइटम्स मिलेंगी वो ऑफ कोर्स ऐसा प्रोटेक्ट होगा कि शायद वो रिच पर्सन का था। और देन अदर हैंड अगर हम यूटिलिटेरियन की चीजें देखें तो वो ऑफ कोर्स मिडिल फैमिली को डिनोट करता था। अब देखो, जो रेयर चीज होती है, मतलब जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, उन्हें बनाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, उन्हें बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनका दाम भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में हमें कुछ पोर्ट्स मिले जिनके नेम थे फायंस पोर्ट। ठीक है, ये बोर्ड्स में एग्जाम बहुत बार आता है कि फायंस पोर्ट की आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, आखिर ये है क्या। तो समझो आपकी बुक में क्या लिखा है। देखो, आपके बुक में राइट हैंड साइड एक इमेज बनी है फायंस पोर्ट की। ये बेसिकली ग्राउंड सैंड एंड सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता था, देन उसके ऊपर हम कलर करते थे। ये बहुत ज्यादा महंगा इसीलिए था क्योंकि इसका प्रोसेस ही बनाने का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये हमें फायंस पोर्ट बहुत सारी मोहनजोदड़ो की साइड में, इवन हड़प्पा में बहुत ज्यादा मिलता है।
इवन हमें वहां पे होट्स भी मिलते हैं। अब ये होट्स क्या है तो सुनो, होट्स एक टाइप का बेसिकली पोर्ट होता था जिसमें लोग, हड़प्पा के लोग आपकी लग्जरी आइटम्स ज्यादा रखा करते थे। मतलब जैसे आज हम तिजोरी में अपना सामान जो कीमती है वो रखा करते थे, उस टाइम पे हड़प्पा के लोग होट्स में अपना ज्यादा सामान रखा करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या हड़प्पन के लोग भी क्राफ्ट किया करते थे? जैसे आजकल यूट्यूब में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है क्राफ्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी देख लो तो क्राफ्ट की एक्टिविटीज करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है। क्या उस टाइम पे भी ये चीजें होती थी? वीडियो तो नहीं अपलोड होती थी, बट हाँ वो लोग क्राफ्ट जरूर किया करते थे। देखो, क्राफ्ट के टॉपिक को समझने से पहले आपको सेंटर पता होना चाहिए, आखिर ये सारी चीजें हुआ कहाँ करती थी। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस अगर हम देखें तो ये चनहुनदरो को एज अपना सेंटर मानते हैं कि हाँ जी, चनहुनदरो वाज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था। क्यों? अब इसे ही सेंटर क्यों माना गया तो समझो। देखो, जब इन्होंने डिफरेंट साइट्स की डिस्कवरी की, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथलदर, धोलावीरा, ये सारी साइट्स जब आपकी फाउंड हुई तो इन्हें एक चनहुनदरो की साइट भी दिखी। इस साइट्स में इन्हें बहुत सारे अनयूजुअल, अनफर्निश जो आपके मटेरियल से वो देखने को मिले, जिससे इन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद ये ही हड़प्पा का एज अ क्राफ्ट सेंटर रहा होगा। अगर आप चनहुनदरो का हेक्टर देखोगे, मतलब कितने हेक्टर में ये फैला हुआ है, तो आपको ये पता लगेगा कि ये तो मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा छोटा एरिया है। ये सिर्फ 7 हेक्टर में ही जमीन पूरी आपकी फैली हुई है। चनहुनदरो वाज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करता था। यहाँ पे आपको शेल मेकिंग, सील कटिंग, बीट मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सारी चीजें देखने को मिली होंगी। इवन यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग जैसी एक्टिविटीज भी देखने को मिलती थी। क्राफ्ट के लिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सामान आता था वो अलग अलग जगह से आता था, और ये अलग अलग सामान होता था जो अपने क्राफ्ट के लिए यूज किया करते थे। कौन कौन से? जैसे आपके बीड्स हो गया, जैस्पर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टेराकोटा हो गया, आपका स्टीटाइट मटेरियल हो गया, ये सब चीजें इसमें यूज किया करते थे। इवन जो इनकी टेक्निक्स होती थी वो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती थी। अगर तो मटेरियल आपका सॉफ्ट है, जैसे स्टीटाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो उसके लिए टेक्निक भी इजी ही लगेगी। अगर कोई मटेरियल आपका हार्ड है, जैसे टेराकोटा हो गया, गोल्ड हो गया, उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, तो उसके लिए टेक्निक भी आपकी थोड़ी डिफरेंट यूज़ की जाती थी। हमें ये भी पता लगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालाएं होगी, आपकी रिंग्स होगी, इयररिंग्स हो गई, ठीक है, मांग टीका हो गया और क्लिप्स वगैरह होगी, ये सारी चीजें वहां पे बनाया करते थे। इवन इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होती थी, जैसे स्फेरिकल हो गया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसी शेप्स ये यूज किया करते थे। इन्हें इवन जो इनकी क्राफ्ट की एक्टिविटीज होती थी, जो क्राफ्ट का मटेरियल होता था, जैसे मालाएं, क्लिप्स वगैरह हो गई, इन्हें पेंटिंग की जाती थी या फिर इन्हें नक्काशी करके, ठीक है, इनको और ज्यादा ब्यूटीफुल किया जाता था। हिस्टोरियंस को इवन ये भी देखने को मिला कि अगर ये मालाएं अपनी, मतलब नोड्यूल्स वगैरह, इन्हें कुछ भी बनाना होता था तो ये बीड्स को कैसे, ठीक है, जोड़ा करते थे। तो देखो, 2 बीड्स ले लिए या फिर सीमेंट करके उन दोनों बीड्स को जोड़ दिया करता था, या फिर गोल्ड कैप्स का यूज करके वो पूरी माला को कंप्लीट किया करते थे। इवन हमें चनहुनदरो से अलावा लोथल और जैसे आपके धोलावीरा हो गए, वहां पे स्पेशलिस्ट ड्रिल्स मशीन्स भी देखने को मिली। मतलब ये ड्रिल्स मशीन्स का भी अपना यहाँ पे यूज किया करते थे। आगे हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। आखिर कौन कौन से सेंटर थे जहाँ पे ये क्राफ्ट की एक्टिविटी की जाती थी? तो बेसिकली यहाँ पे चनहुनदरो के ही बारे में ज्यादा बताया गया है कि उसे एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बोला गया है। ये अभी मैंने आपको देखो समझा के ही हटी हूँ। इसमें यही बात है कि वहीं पे हमें सबसे ज्यादा अनफर्निश रॉ मटेरियल देखने को मिलता है, जिससे हिस्टोरियंस ये अनुमान लगाते हैं कि शायद चनहुनदरो ही आपका सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन रहा होगा। हिस्टोरियंस हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत अच्छी बात हमें ये भी बताते हैं कि अगर बाय चांस इनके पास कोई मटेरियल होता था, वो बाय चांस अगर खराब हो गया, ठीक है, समझ लो इन्होंने कोई पोट बनाना है, अगर वो खराब हो गया तो उससे ही ये छोटा मटेरियल बना लेते थे जो और भी ज्यादा सुंदर होता था। तो आगे आपकी बुक में टॉपिक है स्ट्रेटेजीज फॉर द प्रोक्यूरिंग मटेरियल। आखिर किन किन स्ट्रेटेजीज का यूज करके ये मटेरियल को अपने पास लाया करते थे? तो आपकी बुक में बेसिकली 2 स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। फर्स्ट है कि अपने सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश कर लिया करते थे जहां पे इन्हें एक्चुअली में मटेरियल मिलता था। सेटलमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे छोटा मोटा घर बना लिया उस एरिया पे टेम्पररी रहने के लिए, एंड वहां से वो मटेरियल लेकर क्राफ्ट प्रोडक्शन में पहुंचाया करते थे। ये कौन कौन से एरियाज होते थे? जैसे नागेश्वर
दक्षिणेश्वर बालाकोट हो गया, जहां से इन्हें शेल मिला करता था। ऐसे ही लैपिस लजूल जो है आपका, वहां पे शोटोगई अफगानिस्तान में वो ज्यादा मिला करता था। कार्नियल जो है आपका, ठीक है, वो हमें सबसे ज्यादा आपका लोथल में मिला करता था। बेसिकली कार्नियल क्या है, देखो कार्नियल एक येलो कलर का स्टोन होता था जिसे फायरिंग के साथ रेड कलर में कन्वर्ट करते थे। ये इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मैंने क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये पॉइंट थोड़ा मिस कर दिया था। आगे ऐसे ही हमें पता लगता है कि स्टेटाइट जो था आपका सोर्स, वो साउथ राजस्थान में एंड नॉर्थ गुजरात में हमें ज्यादा देखने को मिला। ऐसे ही राजस्थान में हमें मेटल के भी एविडेंस देखने को। इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी होती थी कि अपने एक्सपेडिशंस को सेंड किया करते थे, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप ये भेजा करते थे उस एरिया में जहां से इन्हें मटेरियल मिलता था। कौन कौन से एरिया, जैसे खेतरी रीजन हो गया आपका राजस्थान में, वहां से इन्हें कॉपर मिलता था तो वहां पे ये भेज दिया करते थे। ऐसे ही आपका साउथ इंडिया से इन्हें गोल्ड मिलता था तो वहां पे भी अपने एक्सपेडिशंस को भेजा करते थे। हिस्टोरियंस खेतरी रीजन के बारे में हमें ये भी बताते हैं कि शायद खेतरी रीजन कॉपर का सप्लायर होता था। क्यों? क्योंकि इस एरिया में हमें नॉन हड़प्पन पोर्ट्रीज हो गया या फिर कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिले। हिस्टोरियंस ने इस पूरी बेल्ट का नाम घानेश्वर जोधपुर बेल्ट या फिर घानेश्वर जोधपुर कल्चर से भी डिनोट किया गया है। इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंटेंट विद द डिस्टेंस लैंड। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी ट्रेड किया करते थे? तो जी हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी लोग ट्रेड किया करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेड के बारे में कैसे पता लगता है? देखो आर्कियोलॉजिस्ट को बेसिकली बहुत सारी शिप्स मिली जिसके अंदर सील वगैरह रखी गई थी, तो उन्होंने इससे ये अनुमान लगाया कि शायद ये वाटर ट्रेड एज वेल एज लैंड ट्रेड दोनों किया करते थे। अब देखो ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप मेसोपोटामिया के टैक्सेस को देखो। अब हिस्टोरियंस ने ट्रेड के बारे में, हड़प्पा के ट्रेड के बारे में हमें मेसोपोटामिया के टैक्सेस के अकॉर्डिंग बताया गया, मतलब उनका रेफरेंस लेके हमें पूरा ट्रेड के बारे में बताया गया है। देखो मेसोपोटामिया टैक्सेस बेसिकली आपके 3 मिलेनियम बीसी के टाइम पीरियड में लिखे गए। इसमें, ठीक है, इस टेक्स्ट में 3 रीजन्स के आपके नेम मेंशन है। कौन कौन से? मगध, महलूहा एंड आपका दिलमन। पहले ये समझो महलूहा क्या है। देखो महलूहा यहाँ पे हड़प्पा को बोला गया है, मगध क्या है? मगध ओमान को बोला गया है एंड आपका दिलमन, दिलमन बेसिकली बहरीन आइलैंड्स को बोला गया है। अब मैंने पहले आपको ये नाम क्यों बताया, तो देखो हड़प्पा के लोग बेसिकली अपना ट्रेड ओमान रीजन से साथ ज्यादा किया करते थे। ओमान को मेसोपोटामिया के टेक्सेस में एज अ मगध नेम से डिनोट किया गया है और हड़प्पा को एज अ महलूहा। अब इन्होंने ये बताया था कि बेसिकली हड़प्पा के लोग अगर इन्हें कॉपर बेस्ट क्वालिटी का चाहिए था तो वो ओमान से ही, ठीक है, ओमान से ही इंपोर्ट करवाया करते थे। अब कैसे, हमें ये चीज कैसे पता लगी? तो देखो जब ओमान के लोग इंपोर्ट करवाया करते थे तो हड़प्पा के लोग जो इनके जो आर्टिफैक्ट जो इन्होंने बनाए हैं उसके आसपास में एक थिक लेयर ओमानी कॉपर की लगा लिया करते थे जो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता था। ये हमें कैसे पता लगा? अब ओमान के कॉपर में भी, हड़प्पा के कॉपर में भी, दोनों में हमें निकल के कंटेंट सेम देखने को मिले। इससे हमने ये अनुमान लगाया कि हाँ जी जो कॉपर आता था वो आपका ओमान रीजन से ही आता था। ओमान बेसिकली आपका रीजन अरेबियन पेनिसुला के साउथर्न ईस्ट टिप पे लाई करता है। उस टाइम पे तो मनी का कॉन्सेप्ट भी इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम थे, ठीक है, ओमानी कॉपर को लिया करते थे। यहाँ से हड़प्पा का वेसल जाता था, हड़प्पा को कोई भी चीज़ इन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स में बनाई है वो यहाँ से जाती थी और ओमान वाले उसको ले लेते थे और उसके बदले में हमें ओमानी कॉपर देखने को मिलता था। अब देखो हमें ये भी चीज बताई गई है, ऐसा नहीं है कि हड़प्पा ही वहां से, ठीक है, कॉपर लिया करते थे। हड़प्पा यानी महलूहा अपनी भी चीजें ओमान को दिया करते थे, यानी मगध को दिया करते थे। कौन कौन सी? जैसे ये वैरायटीज ऑफ वुड वहां पे दिया करते थे, कार्नियल, लैपिस लजूल, ये सारी चीजें ओमान को भी प्रोवाइड करवाया करते थे। ऐसा ही आपकी बुक में एक और नाम है दिलमन, ये बेसिकली बहरीन आइलैंड का ही नेम मेंशन किया गया है। इसके बारे में भी ये बताया गया है कि हड़प्पा के लोग इस एरिया के साथ भी ट्रेड किया करते थे। ज्यादा कुछ तो बुक में ये नहीं बताया गया, बट इतनी ही इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है। हमें ये भी देखने को मिला कि मेसोपोटामिया के टेक्सास में महलूहा यानी हड़प्पा को एज अ लैंड ऑफ सीफेरिस के नाम से डिनोट किया गया है। ए योर बर्ड बी योर हजा बर्ड एंड वो रॉयल पैलेसेस में आती रहे, ऐसा कुछ लिखा गया है। अब उसका क्या मतलब है ये भी समझो। देखो मेसोपोटामिया के टेक्सास में हमें महलूहा एंड मगध के
ट्रेड रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया गया है। महलूहा मतलब हड़प्पा, मगहर मतलब ओमान, इन दोनों के ट्रेड रिलेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। हमें यह भी बताया गया कि पोइट्रीज जो होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो बनाते थे उसके ऊपर एक बर्ड का स्ट्रक्चर भी होता था। वो इसलिए बनाते थे ताकि पोर्ट जो है आपका, जो वेसल्स है, वो और भी ज्यादा अच्छे लगे, सुंदर लगे। हिस्टोरियंस ने जब इनके पोर्ट्स को देखा तो उन्हें ये लगा कि ये जो बर्ड बनाया गया वो पीकॉक की तरह दिख रहा है। शायद वो ये मानते थे कि जो मेसोपोटामिया की जो आपकी लाइन लिखी है ना, मे योर बर्ड बी दी हजा बर्ड, हजा बर्ड उन्होंने बोला शायद ये पीकॉक होगा। अब देखो हड़प्पा के लोग वेसल्स बनाते थे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने ओमानी कॉपर लेना है तो यहाँ से वो अपने वेसल्स वहां पे दिया करते थे, ठीक है, तभी उन्हें एक्सचेंज में ओमान का कॉपर मिलता था। तो ये जब उनके पास जाता था तो उनसे वो कॉपर लेते थे। तो यही चीज वहां पे भी मेंशन की है कि ओमान को एज अ रॉयल सेंटर बताया गया है और उनकी जो हजा बर्ड है, मतलब हड़प्पा की जो पोइट्रीज है, वो ऐसे ही आती रहे और उनके दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन बनते रहे। आगे आपके बुक में टॉपिक है सील एंड सेलिंग। अब इसकी क्या कहानी है वो भी समझो। देखो, सील एंड सेलिंग बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। अगर आपने बाय चांस कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया हो, बाय चांस क्या, मुझे लगता है आज के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हैं, मंगाते ही होंगे। तो अगर आपने कुछ भी मंगाया हो तो कभी आपने नोटिस किया है वो जो आप प्रोडक्ट मंगाते हो उसके ऊपर सील लगी होती है। सील इन सेंस ऑफ उसका स्टिकर लगा होता है कि किस कंपनी द्वारा ये आया गया है, किस ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा ये आया गया है। ऐसे ही जो हड़प्पन की सील होती थी वो बेसिकली सेंडर की आइडेंटिटी शो करती थी, मतलब किसने ये सील भेजी है। हमें ये भी यहाँ पे पता लगता था कि अगर कोई भी आपका गुड्स है, मतलब कोई भी सामान है, अगर हड़प्पा के लोगों ने किसी दूसरे एरिया में भेजना है तो उसके आसपास में सील लगा दी जाती थी। अगर तो सील, वो बैग का गुड ऐसे ही उस एरिया में चला गया तो उससे हमें ये क्लियर होता था कि उस बैग के साथ छेड़खानी नहीं की गई। अगर वो तो नहीं गया तो हमें पता लग जाता था कि उसको बैग को किसी ने रास्ते में चेक किया है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एनिग्मेटेड स्क्रिप्ट एंड एनिग्मेटेड स्क्रिप्ट। अब देखो इसका टाइटल का पहले आप मतलब समझो, आखिर ये है क्या। एनिग्मेटेड बेसिकली का मतलब होता है रहस्यमयी। अब हड़प्पन के स्क्रिप्ट को हम रहस्य स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं, तो देखो जिन जिन बच्चों ने अगर पार्ट फर्स्ट देखा होगा वो पहले वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ आखिर क्यों इसका ये टाइटल पड़ा है। देखो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हड़प्पन की स्क्रिप्ट या फिर कोई भी चीज जो हड़प्पन में आपको लिखी हुई मिलेगी वो आज तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज तक वो पढ़ी नहीं गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी हड़प्पन की स्क्रिप्ट थी वो अनडेसिफर्ड थी, जिसे आज भी पढ़ा नहीं जा सकता। आगे हमें ये बताया गया है कि इसमें टोटल आपके 375 से लेके 400 तक साइंस होते थे। अगर आप लॉन्गेस्ट साइन की बात करो, मतलब सबसे लंबी स्क्रिप्ट जो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलेगी, उसमें भी केवल आपके 26 साइन हमें देखने को मिलते हैं। आपकी जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट होती थी वो अल्फाबेटिकली नहीं लिखी जाती थी, जैसे आज हम पढ़ते हैं ABCD के दौरान, वैसे नहीं लिखी जाती थी। आपकी जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट थी वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे पता लगा कि जितनी भी इन्हें स्क्रिप्ट मिलती हैं, जैसे स्टीटाइट के ऊपर, जो सील के ऊपर एक बार उन्होंने जो लिखा था, पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था, तो उन्हें ये पता लगा कि राइट की साइड में बहुत ज्यादा स्पेस होता था एंड ये क्रैम्बलिंग कर देते थे, मतलब घिसोड़ मिसोड़ कर देते थे लेफ्ट की साइड, जैसे आज हम लिखते हैं। आपकी बुक में वेट के बारे में भी बताया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग होते थे वो वेट का यूज किया करते थे। अब देखो ये जो वेट होते थे आपके एक स्टोन से बने हुए होते थे जिसका नाम था चर्ट, और इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। जैसे आज आप अगर सब्जी वाले के पास जाओगे तो उस पे लिखा होता है 12, 13, बट हड़प्पन के लोगों पे जो आपके वेट्स होते थे वहां पे कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेट का लोअर डिनोमिनेशन देखोगे तो उसे बिनेरी सिस्टम में लिखा जाता था, जैसे 124 हो गया, सॉरी 248 हो गया, ऐसे ही 12,800 में ये सिस्टम जाता था। ऐसे ही अगर आप हायर डिनोमिनेशन की बात करो तो वो डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे। जो भारी भरकम चीजें हैं उन्हें ज्यादा हैवी वेट से, ठीक है, देखते थे कि कितना बनता है पूरा सामान, एंड जो आपका लोअर चीजें होती थी, जो सस्ती चीजें होती थी जिनका वेट कम होता था, उन्हें सस्ते वेट से ही देखा जाता था।
हमारे पास टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। अब देखो, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगभग आधा चैप्टर कवर अप कर लिया है। अब अभी तक हमें ठीक है ये नहीं पता लगा कि क्या वहां पे एंशिएंट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी, क्या वहां पे कोई किंग वगैरह था कि नहीं। तो देखो, जब हिस्टोरियंस मोहनजोदड़ो साइट को डिस्कवर कर रहे थे तब उन्हें एक बड़े घर में, मोहनजोदड़ो के ही बीच में एक बड़ा घर भी बना था जिसपे उन्होंने एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति उन्हें वहां पे देखने को मिलती है। वो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पे रूलर एग्जिस्ट करता था। बट अगर आप डिटेल देखोगे तो हिस्टोरियन सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं एंशिएंट अथॉरिटी को लेके। अब ये 3 आर्ग्यूमेंट आगे थे क्या, तो सुनो। पहले आर्ग्यूमेंट जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो ये बताते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे शायद सिंगुलर रूलर रहा करता था, मतलब पूरी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ एक रूलर। दूसरी साइड ये आर्ग्यूमेंट उठ के आता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे शायद सर्वल रूलर्स रहा करते थे, मतलब हड़प्पा टाउन का अलग रूलर, लोथल का अलग, धोलावीरा का अलग एंड मोहनजोदड़ो का अलग रूलर। तीसरा आर्ग्यूमेंट हमें ये उठने को देखने को मिलता है कि यहाँ पे शायद इक्वालिटी रहा होगी, ठीक है, सिंगुलर स्टेट रहा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे कोई रूलर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये आर्गुमेंट बेसिकली इनके आर्टिफैक्ट्स को देख के बताया जाता है, क्योंकि इनके जो इवन आर्टिफैक्ट्स थे वो हर एक जगह पे हमें कॉमन देखने को मिले। अगर ऐसा रूलर का कोई सिस्टम रहा होता तो हमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट भी देखने को मिलता। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिटेल स्टडी करें तो हमें यहाँ पे इवन वेपन्स भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे आकार के थे। तो इससे यही क्लियर होता था कि हाँ जी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में शायद सब लोग इक्वालिटी के साथ रहते थे और ये एक सिंगुलर स्टेट थी। आगे हमारे पास सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है, वो है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इसके साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं पार्ट 3 बनाऊंगी, अपलोड करूंगी और आप उसे जाके देखना, फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो बेसिकली एंड ऑफ सिविलाइजेशन में हमें क्या बताया गया है, देखो ये सिविलाइजेशन जैसे खत्म हुई उसके बारे में हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि अगर मैं बोलूँ शायद फ्लड के कारण ये सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी, तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। हिस्टोरियंस को कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे उठ के आते हैं। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि 1800 BC के टाइम पीरियड में ये सिविलाइजेशन खत्म होते देखने को मिली। शायद जो लोग थे आपके माइग्रेट करना शुरू कर गए थे, जैसे गुजरात के लोग थे वो दूसरे एरियाज में जाना शुरू कर दिए थे। आपके जो दयाराम सहनी है, ठीक है, जिन्होंने आपका हड़प्पा को डिस्कवर किया था, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि शायद यहाँ पे फ्लड आ गए होंगे, क्योंकि ये सिविलाइजेशन तो खुद इंडस रिवर के पास में स्टैब्लिश थी। तीसरा आर्गुमेंट हमें ये देखने को मिलता है, आर्यन व्हीलर ये बताते हैं कि शायद यहाँ पे आर्यंस का इन्वेजन हो गया होगा। ये मैं आपको चैप्टर 2 में इनकी थोड़ी बहुत कहानी बताऊंगी, आखिर आर्यंस कौन थे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये 1500 BC में हड़प्पा के एरियाज पे आए थे सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने शायद हड़प्पा के लोगों के साथ लड़ाई की और अपना कल्चर इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश की। आगे हमें यह भी देखने को मिलता है कि शायद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज या फिर डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज हुई होंगी या फिर अर्थक्वेक आया होगा, बट कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर 1 थी, उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके करना। मुझे पता है मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ चीज़ों को अभी एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपके लव एंड सपोर्ट से ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो जाएगी। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी वो इम्प्रूवमेंट आपको पक्का देखने को मिलेगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आपको वहाँ पे नहीं PDF ओपन होती बाय चांस, तो आप इसे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ले सकते हो, मैं उसका भी लिंक आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक के लिए आप जाओ अपना पढ़ो, मैं जाती हूँ पार्ट 3 बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।